जैसलमेर फोर्ट राजस्थान के रेगिस्तान में स्थित एक अद्भुत किला है जिसे सोनार किला कहा जाता है। पीले पत्थरों से बना यह किला सूरज की रोशनी में सोने जैसा चमकता है। इसका निर्माण भाटी राजपूत राजा रावल जैसल ने करवाया था, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण का वंशज माना जाता है। किले के अंदर आज भी पुराने राजमहल, राजपूती हथियार और खुफिया सुरंगों की कहानियां इतिहास को जीवंत बनाती है और यह किला राजपूती शौर्य और गौरव का प्रतीक है। ऐसे ही शानदार और ऐतिहासिक जगहों की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बने रहें हमारे साथ। नंबर 1, जैसलमेर फोर्ट। आपका वेलकम है जैसलमेर गोल्डन सिटी में खम्मा गनीसा। मेरा नाम है प्रकाश चौड़। आप ये जो फोर्ट देख रहे हो, ये इंडिया का ऐसा फोर्ट है जिसके अंदर पब्लिक रहती है 4000 पीपल इनसाइड। अभी भी इसके अंदर होटल, रेस्टोरेंट, कैफे, पूरा एक तरह का ओल्ड टाइम का गांव बसा हुआ है। और ये किले का पहला गेट जिसको कहते हैं अखे पोल, पोल का मतलब होता है बड़ा गेट। ये अखे सिंह था, इन्होंने गेट का निर्माण है। इस गेट किले के अंदर 4 गेट है, अखे पोल, सूरज पोल और गणेश पोल और हवा पोल। जो गणेश पोल है वो किले का सबसे ओल्ड गेट है। अब बोलता कोई भी शुभ कार्य हो तो गणेश जी की स्थापना करते हैं। यहाँ के राजा थे महारावल जैसलदेव। उन्होंने किले की नींव रखी थी 12 जुलाई 1156 में। और किले का नाम जैसल राजा का नाम था। और ये जो पहाड़ी है इसको हिंदी में कहते हैं त्रिकुटगढ़, संस्कृत में कहते हैं मेरू पर्वत, इसलिए जैसल प्लस मेरू जैसलमेर में नाम रखा गया। जैसलमेर फोर्ट भारत का ऐसा किला है जिसके अंदर आज भी हजारों लोग रहते हैं। किले के अंदर होटल, रेस्टोरेंट, कैफे और घर मौजूद है, जैसे एक पुराना बसा हुआ गांव हो। यह किले का पहला गेट है जिसे अखे पोल कहा जाता है। पोल का मतलब होता है बड़ा गेट। इस किले में 4 मुख्य गेट हैं, अखे पोल, सूरज पोल, गणेश पोल और हवा पोल। इनमें गणेश पोल सबसे पुराना गेट माना जाता है और यहाँ शुभ काम गणेश जी के नाम से शुरू किया जाता है। इस किले की नींव 12 जुलाई 1156 को राजा रावल जैसलदेव ने रखी थी। उनके नाम पर ही जैसलमेर नाम रखा गया। यह किला जिस पहाड़ी पर बना है उसे चिलफुटगढ़ कहा जाता है, जिसे संस्कृत में मेरू पर्वत भी कहा जाता है। नंबर 2, महाराजा महल। ये है महाराजा पैलेस है जो गद्दर ट्रस्ट मतलब ट्रस्ट के अंदर चलता है, जो ठेके अनुसार है। इसके अंदर जो भी टिकट दोगे, ये शायद प्राइवेट फोर्ट है, राजा का फोर्ट है। ये महिलाओं के हाथ है, जो आपको मैंने बताया महिला जोहर करते हैं, उनकी पूजा पाठ की जाती है। ये इनकी कुल देवी का मंदिर है जिसको कहते हैं सांग्या माता। जब राजा आता है इनकी टेम्पल के अंदर पूजा की जाती है, उस टाइम ही ओपन किया जाता है। उसके नीचे ही जोर कुंड बनाया जो महिलाएं जोर करती थी। यह है महाराजा पैलेस जो आज भी ट्रस्ट के तहत संचालित होता है। यहाँ जो भी टिकट या एंट्री फीस होती है वह ट्रस्ट के माध्यम से मैनेज की जाती है, क्योंकि यह राज परिवार की प्राइवेट हेरिटेज प्रॉपर्टी है। और यहाँ पास में राज परिवार की कुलदेवी का मंदिर है जिसे सांग्या माता मंदिर कहा जाता है। जब भी राजा यहाँ आते हैं तो सबसे पहले इसी मंदिर में पूजा की जाती है। मंदिर के नीचे जरोखा बना हुआ है जहाँ से पुराने समय में महिलाएं पूजा या समारोह देखा करती थी। नंबर 3, महारावल ब्रजराज सिंह भाटी। ये है राजा महारावल ब्रजराज सिंह भाटी, जो एशिया के सबसे सुंदर राजा है। और इनके ये वाले इनका राज तिलक होता 14 मार्च 1982 में इनको राजा बनाया गया। 1990 में इनकी शादी हुई थी और 28 दिसंबर 2020 को कोरोना काल में इनकी डेथ हो गई। यह है महारावल ब्रजराज सिंह भाटी, जिन्हें एशिया के सबसे हैंडसम राजाओं में माना जाता है। उनका राज्याभिषेक 14 मार्च 1982 को हुआ था। बाद में उनका विवाह हुआ और उन्होंने कई सालों तक परंपरा को आगे बढ़ाया। 28 दिसंबर 2020 को उनका निधन हो गया। उनके बाद राजगद्दी उनके बेटे महारावल चैतन्य सिंह भाटी को मिली। उनका राज्याभिषेक 15 जनवरी 2021 को हुआ था। उस समय उनकी उम्र लगभग 24 साल थी और आज वे राज परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। नंबर 4, रानी का झरोखा। देखो सर, ये जो आप सामने वाला आप झरोखा देख रहे हो, इसको कहते हैं रानी का झरोखा। दूसरा इसको नेकलेस का सेट भी कहते हैं। नेकलेस मतलब क्या होता था, यहाँ पुरुष लोगों का काम था येलो स्टोन के ऊपर नक्काशी करना। अब नक्काशी कैसे करे, तो यहाँ की महिला जो सिल्वर अंदर या गोल्ड के अंदर जो आभूषण रहती, वैसे के वैसे ये पूरा नक्काशी की गया। जैसे ये 2 सामने वाले विंडो देख रहे हो आप, ये महिलाओं के कानों के झुमके है। और ये जो बीच वाला देख रहे हो, ये महिलाओं का गले का हार है, पूरा सिंगल पट्टा। मतलब ये पूरी नक्काशी येलो स्टोन के ऊपर की गई है, आभूषण के ऊपर, जो महिला का गले का हार होता है पूरा। ये इसके अंदर कोई सीमेंट नहीं, कोई चूना नहीं, ओनली पर पत्थर के ऊपर नक्काशी की है। यहाँ के जो झरोखे देखने को मिलते हैं उसे रानी का झरोखा कहा जाता है और इन झरोखों को उस समय नेकलेस डिजाइन में बनाया जाता था और पुराने समय में यहाँ के कारीगर येलो स्टोन पर नक्काशी करते थे। यह नक्काशी महिलाओं के सोने चांदी के आभूषणों से प्रेरित होती थी। जैसे कि सामने की तरफ 2 खिड़कियां देखने को मिलती है, वे महिलाओं के झुमके के डिजाइन जैसी बनाई गई थी और पीछे का हिस्सा महिलाओं के गले के हार जैसा बनाया गया था। पूरी नक्काशी सीधे पत्थर पर की गई है, इसमें कहीं भी सीमेंट या चूना इस्तेमाल नहीं किया गया है। नंबर 5, राजा के हथियार। ये देखो, ये है राजा का शस्त्रालय, जहाँ राजा के रखे हुए हथियार। और यहाँ के राजाओं की गेटों की लंबाई 5 फुट है। इसका रीजन ये, जो भी राजा के पास है सिर झुका गया। देखो राजा बताया ना महाराव ब्रजराज सिंह जी, उनकी शादी हुई थी 1993 में। अब देखो शादी हुई है, उनको दहेज में ये दिए गए जिसको कहते हैं खुखरी, जो नेपाल का हथियार है। ये सैन्य की टोपी है, ये हथियार है। और ये है रानियों को खंडर, जो रानियाँ रखती है अपने पास सिक्योरिटी के हिसाब से। और ये भाले रहते थे यूज करने के लिए। क्या होता था, कभी सैनिक को यूज करे तो ये भाले लगे आगे, इनके ऊपर जहर लगाया जाता है, फिर छोड़ा जाता है। कोई भी अटैक एक बार लगे तो उनकी मृत्यु हो जाए।
बचना भाई। यह हिस्सा राजा का शास्त्री घर माना जाता है, जहां राजा के हथियार रखे जाते थे। यहाँ के दरवाजे लगभग 5 फीट ऊंचे बनाए गए थे। इसका कारण यह था कि जो भी राजा के पास आए उसे सिर झुकाकर अंदर आना पड़े। यह सम्मान दिखाने का तरीका था। और यहाँ पर पुराने समय में दीवारों पर गोबर का लेप भी लगाया जाता था, जिससे ठंडक बनी रहती थी। यहाँ राजा के हथियार, सैनिकों की टोपियाँ और दूसरे युद्ध उपकरण रखे जाते थे। और पुराने समय में भाले और दूसरे हथियार सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। नंबर 6, बलि प्रथा। चामुंडा माता टेम्पल, पहले इन तलवारों से पहले मतलब भैंसे की बलि दी जाती थी। बलि प्रथा इनसे होती थी। अब खाली राजा आता है, शस्त्र पूजा करके वापस चला जाता है। वो भी दशहरे के दिन आता है। और दूसरे दिन आता है गंगोर, जो होली के 15 दिन बाद आते हैं गंगोर, जिसको कहते हैं शाही गंगोर। और ये है गुप्ती। गुप्ती मतलब गुप्ती के अंदर, छड़ी के अंदर तलवार। आप कोई बुजुर्ग लोग छड़ी लेके घूमते, उसके अंदर भी ये तलवार है। और ये है चाबुक। हर पशु के लिए अलग अलग चाबुक, कैमल के लिए अलग है, घोड़े के लिए अलग, उससे सबसे चाबुक है। और राजस्थान करने एक आपने कवच सुने होगी, दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना, ये कैमल गन है। जब भी कोई शिकार करने जाता है, कैमल के ऊपर 2 बंदे पे, एक कंधे पे रखी जाएगी, पीछे वाला शूट करे। इसको कहते हैं टोपीजवाट बंदूक, जो अंग्रेज सरकार ने दी थी। ये बड़ी टोपी उनकी। पुराने समय में पंखे और बिजली की कोई व्यवस्था नहीं होती थी, इसलिए किलों में खिड़कियां बनाई जाती थी, जिनसे हमेशा अंदर ठंडी हवा आती रहती थी। और चामुंडा माता मंदिर में पहले जिन तलवारों से बलि दी जाती थी, ये वही असली तलवारें हैं। पुराने समय में चांदी की छड़ी के अंदर छिपी तलवार, जो यहाँ आज भी देखने को मिलती है। साथ ही अलग अलग जानवरों के लिए अलग अलग चाबुक देखने को मिलती है, जिनसे जानवरों को कंट्रोल किया जाता था। और यहाँ एक खास कैमल गन भी देखने को मिलती है, जिसे ऊंट के कंधे पर रखकर चलाया जाता था, जिससे एक कहावत भी निकली कि दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना। नंबर 7, ओल्ड गन्स। देखो ये ओल्ड टाइम के राजा के एंटीक चीजें, जैसे ये मशीन है पैसे छापने की, कॉइंस छापने की मशीन। और ये है देसी कट्टा। और ये वाले जो छोटी गन है, ये राजा रखता था अपने पगड़ी के अंदर इमरजेंसी शूट करने के लिए। और ये है लाइटर, आग जलाने के लिए। और ये जो देख रहे हो ढाल, ये बच्चों की ढाल है। ओल्ड टाइम का जो राजा के बच्चे होते हैं उनको शिक्षा दी जाती है। शिक्षा मतलब भाला कैसे चलाना, घुड़सवारी कैसे, इसलिए बच्चों की ये ढाल है। और ये जो आप देख रहे हो, ये बफेले के सिंग है, जिसको कहते हैं 850 साल पुराने माइंस। माइंस मतलब इसके अंदर बारूद भरा जाता है, तो चिंगारी होती, चिंगारी करने से पूछ जाती है। और ये है भाले के ऊपर पीछे वाले लगने वाले। क्या होता है, एक तो भाले के आगे लगता है, एक पीछे, कोई भी अटैक करे तो पीछे से चुभा आगे। और ये है अंकुश, जिसको कहते हैं एलिफेंट को कंट्रोल करने के लिए। एलिफेंट आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, इसको अंकुश कहते हैं, जिसको चुभाया जाता है। और ये जो सामने वाला धनुष देख रहे हो, आधा चांद, ये यहाँ के भाटी वंशज है, यादव वंशज है, चंद्रवंशी है। दूसरा रीजन ये, इसके ऊपर जहर लगाया जाता है। कोई भी आपको पता, कोई मुगल सम्राट अटैक करे, उनके आगे जालियाँ होती है, मुकुट जाली, तो एक बार ये छोटे आंखों के अंदर लग जाए या कंठ के आगे लग जाए, एक बार में मृत्यु हो जाए। और ये सैनिकों की तलवार है, जो राजा के सैनिक लोग थे, छत्र, उनकी लोगों की तलवारें। जैसलमेर फोर्ट में पुराने समय के राजाओं की एंटीक चीजें देखने को मिलती है, जैसे यहाँ पैसे छापने की मशीन देखने को मिलती है, और एक देसी कट्टा जिसे पुराने समय में इस्तेमाल किया जाता था, और एक छोटी गन जिसे राजा अपनी पगड़ी में रखते थे ताकि वे उसे इमरजेंसी में इस्तेमाल कर सके, और आग जलाने वाला पुराना लाइटर, हथियारों में बच्चों की ढाल ट्रेनिंग के लिए, बारूद वाले पुराने माइंस जो पुराने समय में इस्तेमाल होते थे, अगर उन पर कोई पैर रख देता था तो वो फूट जाते थे, और आगे पीछे निकले भाले जिनके दोनों तरफ जहर लगा हुआ होता था, हाथी को कंट्रोल करने का अंकुश, जहर लगे धनुष्बाण, और सैनिकों की रखी हुई ढेर सारी तलवारें। नंबर 8, दीवाने खाना। ये है दीवाने खाना, जहाँ पर राजा के खास लोग ही बैठे। ये जो सामने वाली चेयर देख रहे हो, ये पूरी चांदी की चेयर है। और आगे चेयर के ऊपर तलवार रखी हुई। तलवार का मतलब क्या है, अभी भी गद्दी खाली नहीं, मतलब राजा यहाँ पर है नहीं, गद्दी के ऊपर तलवार रखी हुई, अभी भी राजा जिंदा है। ये प्राइवेट फोर्ट है, राजा के ही पास है, कोई गवर्नमेंट का नहीं है। और ये जो पीछे वाला छत्र देखो, उसको कहते हैं मेगाम्बा छत्र, जो छत्र 5500 साल पुराना, 5500। आप बोलता श्री कृष्ण जी की शादी हुई थी रुक्मणी जी से, इंद्रदेव ने उनको ये दिया था दहेज में। अभी भी ये कहते हैं हम श्री कृष्ण जी की छत्र छाया में। कहने का मतलब, जब भी राजा बाहर निकलता है, जो अभी व्हाइट कलर की चेयर बैठे, वहाँ पर राजा आता है, ये पीछे छत्र लेकर, ये कहते हैं अभी भी हम श्री कृष्ण जी की छत्र छाया में। और ये जो नीचे वाली लटकन देख रहे हो आप, ये रियल गोल्ड उस टाइम की। इस कक्ष का नाम है दीवाने खाना, जहाँ सिर्फ राजा के खास लोग बैठते थे। सामने पूरी चांदी की चेयर रखी है। आगे वाली चेयर पर रखी तलवार का मतलब होता है कि गद्दी खाली नहीं है, राजा जीवित है, बस उस समय वहाँ मौजूद नहीं है। पीछे जो मेगाम्बर छतरी है, उसे बहुत प्राचीन माना जाता है। मान्यता है कि वहाँ श्री कृष्ण और रुक्मणी से जुड़ी छत्र छाया की परंपरा जुड़ी हुई है, इसलिए कहा जाता है कि यह छत आज भी श्री कृष्ण जी की छाया का प्रतीक है। नीचे जो लटकन दिखती है, उसे असली सोने की सजावट माना जाता है, जो राजा के निजी खजाने का हिस्सा थी। नंबर 9, सीसीटीवी। तो ये देख लो, ये जो आप देख रहे हो ओल्ड टाइम के झरोखे, इसको कहते हैं ओल्ड टाइम के सीसीटीवी कैमरे। सीसीटीवी कैमरे मतलब इस विंडो से आपको देखोगे किले का पहला क्या दिखेगा, जहाँ से आप देख लो। और ये जो सामने वाला पानी की टंकी लगी हुई ना, यहाँ जाइए मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो, ये जो पानी की टंकी लगी हुई ना, ये इंडिया का लास्ट रेलवे स्टेशन है, क्योंकि आगे पाकिस्तान बॉर्डर लग रहा है, कहीं से भी रेल आएगी यहाँ से रिटर्न होगी। ये जैसलमेर स्टेशन है। और यहाँ वाला सैनिक देखता था कौन आ रहा है, कैसे आ रहा है, तो यहाँ से दिख जाता है, तो यहाँ वाला सैनिक उसको सामने देता मैसेज। इसको कहते हैं रंग बेरी। रंग बेरी का मतलब क्या, सूचना देना, मैसेज देना।
ये है ओल्ड टाइम के झरोखे। इन्हें उस समय के सीसीटीवी कैमरे कहा जाता है। इन खिड़कियों से किले का पहला गेट साफ दिखाई देता है। सामने जो पानी की टंकी दिख रही है वह भारत का आखिरी रेलवे स्टेशन क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि आगे पाकिस्तान बॉर्डर है। यहाँ तक आने वाली ट्रेन यहीं से वापस लौट जाती है और यहाँ तैनात सैनिक इन झरोखों से नजर रखते थे कि कौन आ रहा है और कैसे आ रहा है। अगर कोई सूचना देनी होती थी तो सामने वाले सैनिक को इशारा किया जाता था, जिसे रंगवेली कहा जाता था, यानी संदेश देना। फिर नगाड़ा बजाकर पूरे क्षेत्र में खबर फैला दी जाती थी। और यहाँ से देखने पर पहला और तीसरा गेट दिखाई देता है और ऊपर की छत से दूसरा और चौथा गेट दिखाई देता है। नंबर 10 त्रिपोलिया। त्रिपोलिया का मतलब क्या होता है? 3 गेट, जहाँ पर 3 विंडो आपको क्लियर दिखेगी। अंदर से मैं आपको बताऊंगा। ये देखो, ये है त्रिपोलिया, जहाँ पर 3 विंडो है, 1, 2 और 3, जहाँ से आपको पूरी सिटी दिखेगी। देख लो जैसलमेर का व्यू। और ये जो आप पिक्चर देख रहे हो राजाओं की, जिसका फेस लेफ्ट या राइट है वो सब काल्पनिक फोटो है, कल्पना। और जिसका फेस सामने है ना वो रियल फोटो है, जिन्होंने जैसलमेर की स्थापना की थी 12 जुलाई 1156 में। इनके ऊपर ही जैसलमेर का नाम रखा गया है, जैसलमेर। त्रिपोलियो का मतलब होता है 3 गेट या 3 खिड़कियां। इस कक्ष में आकर यहाँ पर तीनों विंडो साफ दिखाई देती है। इन झरोखों से पूरी सिटी का शानदार व्यू मिलता है। अब जो यहाँ राजाओं की तस्वीर देखने को मिलती है, जिनका चेहरा लेफ्ट साइड या राइट साइड है, वो काल्पनिक चित्र है, लेकिन जिसका चेहरा सामने की ओर है वह असली तस्वीर मानी जाती है, क्योंकि आज से सैकड़ों साल पहले किसने देखा था कि राजा कैसे दिखते होंगे। इसलिए कई तस्वीरें कल्पना के आधार पर बनाई गई है। और जैसलमेर के सबसे पहले शासक थे महारावल जैसलदेव। इन्होंने 12 जुलाई 1156 में जैसलमेर की स्थापना की थी और उन्हीं के नाम पर इस शहर का नाम जैसलमेर रखा गया। और राजाओं के समय में यह परंपरा थी कि बड़े बेटे को ही राजगद्दी सौंपी जाती थी। इसी तरह पीढ़ी दर पीढ़ी उनका वंश आगे बढ़ता रहा। नंबर 11 श्री कृष्ण जी के वंशज। ये जैसलमेर की स्थापना मतलब शाखा है, बताइए। ये श्री कृष्ण जी है और ये इनकी शाखा, मतलब ये श्री कृष्ण जी के वंशज है यहाँ के राजाओं के। जैसे ये देख लो, यहाँ से श्री कृष्ण जी की राजवंशाल यहाँ से शुरू होती है, यहाँ से जैसलमेर राजाओं की वंशज। जो राजा बना, जिस राजा की डेथ हुई, उनका ही नाम यहाँ लिखा हुआ है ऑल ओवर। जैसे ये 43 नंबर वाले राजा है जो अभी कोरोना काल में डेथ हो गई इनकी। अब आपको रियल फोटो बता दें यहाँ से। ये राजा था महाराव बेरीशाह सिंह जी। इन्होंने बनाया था मोट का कुआं, जो अभी मैंने आपको, जितना ऊपर उतना नीचे 80 फुट गहरा है। इनके बेटे थे ये वाले महारावल शालीमार सिंह द्वितीय, जिनकी हाइट 60.5 फीट 250 kg वेट, मतलब 250 kg वेट था। तो इनका 9 फुट ऊपर रखा। इन्होंने वो बनाया था मंदिर पहले, जहाँ पर अभी इनके वंशज रहते हैं सब। और ये राजा राज थे जिन्होंने राजतंत्र किया था, क्योंकि देखो 1914 में इनको राजा बनाया गया, 1949 में इनकी डेथ हो गई। मतलब इनके बाद जो भी राजा बने ये नाम के राजा। अब ये देख लो, ये राजा है महाराव बेरीशाह सिंह जी, जो कोरोना काल में डेथ हुए, एशिया के सबसे सुंदर राजा। अब इनकी डेथ हो गई। अभी इनका बेटा ये फजल राजा जो अभी राजा है। यह जैसलमेर की वंशावली है, जिसे श्री कृष्ण जी की यदुवंशी शाखा से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि यहाँ के राजा भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं और इसी वंश से आगे चलकर जैसलमेर के शासक बने। यहाँ जिन जिन राजाओं का देहांत हुआ उनके नाम और कर्म संख्या लिखे गए हैं। जैसे 43वें नंबर के राजा का हाल ही में कोरोना काल में निधन हुआ। इनमें एक प्रमुख राजा थे महारावल बेरीशाह सिंह, जिन्होंने प्रसिद्ध मौत का कुआं बनवाया। उनके बेटे थे महारावल सलीम सिंह, जो अपनी प्रभावशाली कदकाठी और निर्माण कार्यों के लिए जाने जाते थे। समय के साथ महलों के संग्रहालयों को बदल दिया गया और राज परिवार के वंशज आज भी जैसलमेर में निवास करते हैं। नंबर 12 गज विलास। अब देखो सर, ये है गज विलास। गज का मतलब होता है एक तरह का एलिफेंट होता है, लेकिन यहाँ का राजा था गज सिंह, जिन्होंने बनाया था अपने लिए एंटरटेनमेंट के लिए। एक तरह का मतलब यहाँ पर नृत्य होता था। सामने वाला ये जो झरोखा देखो, राजा लोग यहाँ पर बैठते थे, राजा के मंत्री लोग यहाँ पर, राजा के वीआईपी गेस्ट यहाँ पर, और यहाँ पर होते हैं दासियाँ, वो यहाँ पर नृत्य करती थी। और रानियाँ ऊपर से देखती थी, पर्दा पर्दा, चेहरा ही नहीं दिखाती थी। और ये जो पालकी देखो, ये रानी की पालकी है। जब रानियाँ बाहर जाती थी इसके अंदर बैठ कर, ये पूरी चांदी की पालकी है। इस कक्ष का नाम है गज विलास। गज का अर्थ हाथी होता है, लेकिन यहाँ के राजा महारावल गज सिंह के नाम पर इसका नाम पड़ा। इसे उन्होंने अपने मनोरंजन के लिए बनवाया था। यहाँ दरबार और नृत्य समारोह होते थे और उसी के सामने जो झरोखा देखने को मिलता है वहाँ राजा बैठते थे, उनके मंत्री और विशेष अतिथि पास में बैठते थे और नीचे दासियां नृत्य प्रस्तुत करती थी। रानियां ऊपर से पर्दे के पीछे बैठकर यह सब देखती थी, लेकिन वह अपना चेहरा नहीं दिखाती थी। और यहाँ जो पालकी देखने को मिलती है वह रानी की चांदी से बनी पालकी है। जब रानियां बाहर जाती थी तो इसी में बैठकर वह हर जगह जाया करती थी। नंबर 13 राजा का बेडरूम। और ये है राजा का बेडरूम, जहाँ राजा सोता था। जैसे राजा की लंबाई 6 फुट है तो पलंग की लंबाई 5 फुट होगी। उसका रीजन ये, राजा कभी भी ज़्यादा ड्रिंक करके आ रहा, तो राजा को मारने के लिए पहले से ही बेड के नीचे को छुप ना जाए, इसलिए उसकी लंबाई और चौड़ाई छोटी। अभी आप जो बेड यूज़ करते हैं उसकी लंबाई लंबी, उसके नीचे कोई भी छुप सकता है। जो घुटनों का हिस्सा होता है वो नीचे रहे। उसका रीजन, राजा को कभी भी कोई रस्सी से बांधे तो राजा जब भी उठे तो
बैठ लेके उठे, इसलिए राजा की पलंग की लंबाई छोटी है। दूसरा रीजन ये, राजा की देखो चांदी के बर्तन यूज़ करते हैं, इसका रीज़न ये राजा की 5-5, 6-6 रानियाँ होती है। हर रानी देखिए मेरा बेटा ही राजा बने, एक तरह का कॉम्पिटिशन है। कोई भी खाने के अंदर जय मिलाए तो चांदी के बर्तन में यही खासियत होती है, इसके अंदर क्या, कोई भी खाने के अंदर जय मिलेगा तो खाने का कलर ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, मतलब खाने का कलर ब्लू, एक तरह का सिक्योरिटी के सबसे यूज है। यह है राजा का विशेष पलंग। ध्यान से देखें तो इसकी लंबाई सामान्य बिस्तर से छोटी है। माना जाता है कि सुरक्षा कारणों से इसे छोटा रखा गया था ताकि कोई भी व्यक्ति नीचे छिप न सके। एक कारण यह भी बताया जाता है कि अगर किसी ने राजा को बांधने की कोशिश की तो पलंग हिल जाए और राजा सतर्क हो जाए। अब बात करते हैं चांदी के बर्तनों की। राजा चांदी के बर्तनों में भोजन करते थे। उस समय कई रानियां होती थी और राजगद्दी को लेकर उनमें लड़ाइयाँ भी रहती थी, तो इसलिए कोई भी रानी राजा के खाने में जहर मिला सकती थी। तो इसलिए राजा हमेशा चांदी के बर्तन में ही खाना खाया करते थे। ऐसा इसलिए कि चांदी के संपर्क में आने से भोजन का रंग बदल जाता है, जिससे यह पता चल जाता था कि खाने में जहर है या नहीं। यानी पलंग हो या बर्तन, हर चीज में सुरक्षा और सावधानी का विशेष ध्यान रखा जाता था। नंबर 14, होली चौक। ये जो आप देख रहे हो इसको कहते हैं होली चौक, जहाँ पर रानियाँ सूखी होली खेलते थे राजा। और ओल्ड टाइम क्या होता था, पानी की सोलती थी, रानियाँ यहाँ रहती, दास से ऊपर से गुलाल फेंकती थी। यह स्थान होली चौक कहलाता है। यहाँ रानियां सूखी होली खेलती थी। वह ऊपर से झरोकों से गुलाल उड़ाती थी और नीचे आंगन में उत्सव होता था। नंबर 15, लकड़ी का घोड़ा। ये है लकड़ी का, अभी आपको मैंने कहा सुना, घोड़ा कीजिए काठ का, पिंड कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोहे का, तब देखो इस घोड़े के ऊपर का। जैसलमेर आप आ रहे तो ऐसा घोड़ा लेकर उसको भूख और प्यास ना लगे। कपड़े होने चाहिए लोहे की तरह, क्योंकि यहाँ का जून और जुलाई का टेम्परेचर। दूसरी बात कोई कहते हैं ये भी राजा के बच्चे होते हैं, उनके घोड़े का डर ना लगे इसके ऊपर लगे, क्योंकि नीचे पहिए लगी हुई देख लो, डर मिटाने के लिए। और ये राजा के जो दूसरे भाई होते हैं उनके ऊपर ये छत्र रखा जाता है। जो मेन छत्र होता है, मेगा छत्र, जो राजा होता है उसके ऊपर ही वो कहते हैं हम श्री कृष्ण जी की छत्र है। यह लकड़ी का बना शाही घोड़ा है। पुराने समय में घोड़ों को इस तरह सजाया जाता था कि उसे भूख, प्यास और गर्मी से कम तकलीफ हो। यहाँ का तापमान बहुत अधिक रहता है, इसलिए ऊपर कपड़ा और कवच जैसी व्यवस्था की जाती थी ताकि धूप का असर कम हो, और नीचे गद्दी लगाई जाती थी जिससे सवारी करने वाले खासकर राज परिवार के बच्चों को झटका या उन्हें कोई दर्द ना हो। राजा के लिए विशेष छतरी लगाई जाती थी जो उनकी शाही पहचान और सम्मान का प्रतीक होती थी। लोग इसे भगवान कृष्ण की छत्र छाया से भी जोड़कर देखते हैं, क्योंकि राजवंश खुद को श्री कृष्ण के वंश से मानते हैं। नंबर 16, प्रतिमाएं। ये है श्री राम भगवान की प्रतिमा। आपको पता होगा राम भगवान 14 साल के लिए वनवास गए थे। राम की दाढ़ी भी आ गई। आपने कहीं भी राम भगवान की प्रतिमा देखी, दाढ़ी वाली नहीं, लेकिन यहाँ पर दाढ़ी वाली बनी। जैसे ये देख लो, ये महिला मांग भरती हुई, ये नृत्य करती हुई। जैसे ये पीछे वाली आप देख रहे हो, ये महिला अपने जब यहाँ रास्ता कर पानी की सोलती थी, जब महिला सिद्ध होती, पानी व्यर्थ ना जाए तो नीचे पेड़ का पौधा लगा हुआ, पानी वहाँ चला जाए। यह सभी प्रतिमाएं एक ही पत्थर से तराशी गई हैं। यहाँ पुरुष कारीगर येलो स्टोन पर बारीक नक्काशी किया करते थे। दूसरी प्रतिमा श्री राम की है। माना जाता है कि 14 साल के वनवास के दौरान उनकी दाढ़ी बढ़ गई थी, इसलिए यहाँ राम जी को दाढ़ी के साथ दिखाया गया है। यह रूप काल्पनिक है, लेकिन पूरी मूर्ति एक ही पत्थर से तराशी गई है। बाकी नक्काशियों में रोजमर्रा का जीवन दिखाया गया है। एक महिला नृत्य करती हुई, एक महिला बच्चे को दूध पिलाते हुए बांसुरी बजाती हुई। एक दृश्य है जहाँ पानी व्यर्थ ना जाए, इसलिए नीचे पौधा लगाया गया है। और पीछे जो प्रतिमा है यह भगवान विष्णु के वामन अवतार की है, जिसमें 3 पग की कथा दिखाई गई है। यह प्रतिमा भी येलो स्टोन पर काल्पनिक रूप से बनाई गई है। नंबर 17, स्तंभ। अब ये देखो सर, ये है ओल्ड टाइम के स्टैम्प। स्टैम्प मतलब ये है कुशलगढ़ राजपुताना स्टैम्प। स्टैम्प के ऊपर लगने वाली टिकट। यहाँ भी अलग अलग टिकट है, अलग अलग स्टेट के स्टैम्प भी रखे हुए हैं। और ये सामने वाला रूम है रंग महल, जो कलर की है वेजिटेबल कलर है, सब्जियों के कलर है। यहाँ पर जो भी कलर नेचुरल कलर की है। यह पुराने समय का स्टैम्प सेक्शन है। यहाँ रियासत के अधिकारी स्टैम्प और उन पर लगने वाली अलग अलग टिकट रखे गए हैं, जिनका उपयोग प्रशासनिक कामों में होता था। नंबर 18, रंग महल। ये जो रूम बना हुआ ये है रंग महल। रंग महल मतलब यहाँ के जो कलर की वेजिटेबल कलर है, सब्जियों के कलर, नेचुरल कलर। जैसे ये प्रतिमा आप देख रहे हो, यहाँ पर कोई भी शुभ कार्य तो गणेश जी की स्थापना की जाती है, इसलिए इनकी यहाँ पेंटिंग है। ये है शिव और पार्वती। यहाँ पर आपको पता है सावन का महीना आता है, इसलिए इनकी पूजा की जाती है। और ये है श्री कृष्ण जी की, जो कृष्ण जन्माष्टमी आती है, इसलिए यहाँ पेंटिंग, जो भी पेंटिंग है हर चीज का फेस्टिवल होता है। यह है रंग महल। यहाँ की सभी पेंटिंग प्राकृतिक और सब्जियों से बने रंगों से बनाई गई है। हर चित्र किसी न किसी त्योहार और आस्था से जुड़ा है। किसी भी शुभ कार्य से पहले गणेश जी की स्थापना होती है, इसलिए उनकी पेंटिंग यहाँ है। सावन में शिव और पार्वती की पूजा होती है, इसलिए उनका चित्र बना है। श्री कृष्ण की पेंटिंग जन्माष्टमी से जुड़ी है। सबसे खास त्योहार है गणगौर, जो होली के 15 दिन बाद मनाया जाता है। गणगौर शिव पार्वती का पर्व है। जयपुर और जोधपुर की गणगौर प्रसिद्ध है, लेकिन जैसलमेर में गणगौर बिना ईश्वर के भी निकाली जाती है।
यहाँ की महिलाएं अपने पति के लिए लंबी उम्र और अविवाहित लड़कियाँ अच्छे वर की कामना के लिए पूजा करती हैं। पुराने समय में राजा गणगौर की प्रतिमा को सोने के आभूषणों से सजाकर शाही शोभा यात्रा निकालते थे, जिसे शाही गणगौर कहा जाता था। नंबर 19 नाइट सूट। ये है महारावल सालीवान सिंह द्वितीय, जिनका नाइट सूट है, जो रात को पहनते हैं, जिनकी हाइट 7.5 फीट 250 kg हुई था। ये दर्शाया गया था जैसलमेर का ऐसा भी राजा था जिसकी हाइट हट्टी कट्टी थी। बाकी नॉर्मल राजा की लेंथ लगभग 5, 5.5, 6, 6.5, लेकिन इनकी लेंथ 7.5 फीट 250 kg हुई। यह है महारावल सालीवान सिंह द्वितीय। कहा जाता है कि इनकी लंबाई लगभग 7.5 फीट और वजन करीब 250 किलो था, जो उस समय के राजाओं में असाधारण माना जाता था। जहां सामान्य राजाओं की लंबाई लगभग 5 से 6 फीट होती थी, वहीं इनकी कदकाठी काफी प्रभावशाली थी। यहाँ उनका विशेष रात्रि परिधान नाइट सूट भी प्रदर्शित किया गया है, जिसे वे रात में पहनते थे, जो कि देखने में बहुत ही बड़ा और विशाल लगता है। जैसलमेर के इतिहास में इन्हें अपनी ऊंची कदकाठी और व्यक्तित्व के कारण अलग पहचान मिली। नंबर 20 दशहरा फेस्टिवल। ये है अपना पेंटिंग बनी हुई, जो आपको मैंने बताया था दशहरा। दशहरा कैसे बनाया जाता है, ये देखो राजा यहाँ पर बैठा है और ये चामुंडा माता टेम्पल, और यहाँ लोकल पब्लिक यहाँ बफेले मतलब भैंसे की बलि दी। अब बलि पटा बहन हो गई, राजा अभी आता है, शस्त्र पूजा करके वापस चला जाता है। इस कक्ष में जो पेंटिंग देखने को मिलती है वह दशहरा उत्सव को दर्शाती है। उस दिन राजा विशेष पूजा करते थे और फिर चामुंडा माता मंदिर में दर्शन करने जाते थे। पहले के समय में स्थानीय लोग परंपरा के अनुसार बलि भी चढ़ाते थे। राजा शास्त्र पूजा कर आशीर्वाद लेते और फिर वापस लौटते थे, जिसे उस समय बहुत परंपरागत माना जाता था। नंबर 21 दीवाने आम। दीवाने आम, आम मतलब आम पब्लिक के लिए। राजा लोग यहाँ पर रहते थे और पब्लिक वहाँ से आती थी सामने से, लोकल पब्लिक के लिए। ये पूरे गेट ओपन किए जाते थे, यहाँ लोकल पब्लिक बैठी, राजा यहाँ पर डिसीजन लेंगे। और ये जो आप पेंटिंग देख रहे हो, ये पूरा येलो स्टोन के ऊपर नक्काशी की गई। आपको लगेगा लकड़ी, लेकिन पूरा येलो स्टोन है। यह है दीवाने आम, जहां राजा आम जनता की समस्याएं सुनते थे। सामने के गेट आम लोगों के लिए खोले जाते थे और यहीं दरबार लगाकर राजा फैसले लेते थे। जो अलग अलग रंग यहाँ देखने को मिलते हैं वे राजस्थान के प्रमुख शहरों का प्रतीक है। जोधपुर ब्लू सिटी, जयपुर पिंक सिटी, उदयपुर व्हाइट सिटी, बीकानेर रेड सिटी और जैसलमेर येलो सिटी। इन अलग अलग प्रकार रंगों के शीशों से शहरों की पहचान बताई गई है। और जो पेंटिंग यहाँ देखने को मिलती है वह लकड़ी जैसी लगती है, लेकिन वास्तव में पूरी नक्काशी येलो स्टोन पर की गई है और यही जैसलमेर की कला की खासियत है। नंबर 22 जैसलमेर हाईएस्ट पॉइंट। आगे सिटी के सबसे हाईएस्ट पॉइंट, जो सिटी का सबसे हाईएस्ट, जहाँ से मैंने आपको लिए 250 फीट ऊपर है। ये जो सामने वाला आप देख रहे हो, ये जैन टेम्पल है, 7 जैन टेम्पल है, और ये पूरा सिटी का व्यू है। और ये राजा का फ्लैग है। जब भी राजा की डेथ हो तो इसको हाफ किया जाता है, बाकी लिए ये ऊपर ही रहता है। ये छत्रपति यादवपति है, श्री कृष्ण जी के वंशज है। और ये देख लो इंडिया का लास्ट रेलवे स्टेशन गरीसर लेक, पूरा व्यू यहीं से आपको दिखेगा। यह किले का सबसे ऊंचा स्थान है। लगभग 250 फीट की ऊंचाई पर यहाँ से पूरी सिटी का शानदार नजारा दिखाई देता है। और यहाँ से सामने की तरफ प्रसिद्ध जैन मंदिर समूह दिखते हैं। यहाँ कुल 7 जैन मंदिर हैं और यहाँ से जो ध्वज दिखाई देता है वह राजा का शाही झंडा है। सामान्य दिनों में यह पूर्ण ऊंचाई पर रहता है, लेकिन राजा के निधन पर इसे आधा झुका दिया जाता है। साथ ही यहाँ श्री कृष्ण जी का मंदिर भी स्थित है, क्योंकि राजवंश स्वयं को यदुवंशी मानते हैं। नंबर 23 ताजिया टावर। ताजिया टावर उसको कहते हैं जिसको ताजमहल बनाने वाला हेल्पर, उन्होंने ताजमहल ताजिया, उसके अंदर विलास है बादल विला, जहाँ राजा रहता है। वहाँ पर एक पिक्चर आई थी सरफरोज मूवी, आपने देखी होगी, आमिर खान वाली, मिर्ची सेठ वाली हवेली, वो वहाँ पर शूट की गई है। वो है अपने पटवा हवेली, वहाँ पर विमल कैद आया था 2023 को, दाने दाने पर लिखा खाने वाले का नाम जुबान केसरी। यहाँ से सामने की तरफ दिखाई देता है ताजिया टावर। यह जैन व्यापारी परिवार द्वारा बनवाया गया था, जो अपनी अनोखी बनावट के लिए प्रसिद्ध है। यहीं के क्षेत्र में फिल्म सरफरोश की शूटिंग हुई थी, जिसमें आमिर खान ने अभिनय किया था। और यहीं आगे है मशहूर पटवों की हवेली। 2023 में यहाँ विमल का एडवर्टाइजमेंट शूट किया गया था। नंबर 24 मौसम विभाग। जो आप देख रहे हो ये है ऑल टाइम का मौसम विभाग। मौसम विभाग मतलब जैसे यहाँ पर एक फ्लैग लगा जाता है 3 इंच का, जिस दिशा हवा चलेगी उस हिसाब, मतलब उत्तर दिशा हवा चल रही तो ये बताएगा भाई अच्छी बारिश होगी, खेती बाड़ी। पूर्व दिशा हवा चलेगी तो ये कहेगा अकाल पड़ेगा, मतलब खेती बाड़ी। इसलिए ऑल टाइम का मौसम विभाग है। वो है वॉच, समय देखने के लिए। वहाँ एक पतली डंडी रखी जाएगी, जहाँ डंडी की छाप पड़ेगी, वो समय बता देगी भाई किस टाइम समय हुआ क्या। यहाँ जो है बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा रखा हुआ है, इसे पुराने समय का मौसम विभाग कहा जाता है। यहाँ एक विशेष संकेत पट या व्यवस्था होती थी, जिसे हवा की दिशा और गति देखकर अनुमान लगाया जाता था कि अच्छी बारिश होगी या अकाल पड़ सकता है। इसलिए यह व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। और उसी के पीछे हमें पुराने समय की घड़ी देखने को मिलती है, जिसमें एक पतली डंडी लगाई जाती थी, जो सूर्य की रोशनी से पड़ने वाली छाया से उस समय बताया करती थी। इसी तरह की वैज्ञानिक प्रणाली आमतौर पर जंतर मंतर में भी देखने को मिलती है, जिसे लगभग 200-300 साल पहले बनाया गया था। वहाँ भी सूर्य और ग्रहों की स्थिति देखकर समय, मौसम और खगोलीय घटनाओं का सटीक अनुमान लगाया जाता था। नंबर 25 रूठी रानियां। और ये जो सेकंड वाला झरोखा आप देख रहे हो ये है रूठी रानी के लिए। जब राजा से रानियां नाराज हो गए तो इस झरोखे में आएगी, राजा उनको मनाने आएंगे, एक तरह रूठी रानी के लिए।
और ये वाला झरोखा है अपने राजा की जो मम्मी हो जिसको कहते हैं राजमाता के लिए, उनके लिए झरोखा बना हुआ है। और ये जो पीछे वाला झरोखा ये राजा की जैसे लड़कियां छोटी शादीशुदा ना हो उनके हिसाब से ये झरोखा बना हुआ है। ये पूरी पालकी के हिसाब से बना हुआ है। अब राजा का महल खत्म हो गया, अब आपका यहाँ से शुरू होगा रानी का महल, जो चलेंगे आगे। यहाँ के हर झरोके का अपना अलग महत्व है। जो दूसरा झरोका देखने को मिलता है वह रूठी रानी के लिए माना जाता था। जब रानी राजा से नाराज हो जाती थी तो राजा इसी झरोके में आकर रानी को मनाते थे। एक अलग झरोका राजमाता के लिए बनाया गया था ताकि वे पर्दे में रहकर बाहर की गतिविधियां देख सके। पीछे वाला झरोका अविवाहित राजकुमारियों के लिए था। उनकी बनावट पालकी के आकार के अनुसार है ताकि वे आराम से बैठकर बाहर देख सके, लेकिन बाहर से कोई उन्हें ना देख पाए। नंबर 26 गंगोर माता। अब ये देखो सर, ये है गंगोर माता, जिसको कहते हैं शाही गंगोर। शाही गंगोर मतलब राजा की गंगोर। ये ऐसी गंगोर है जिसको बिना ईश्वर की होती है। मैंने आपको बताया था ऊपर बिना ईश्वर मतलब इनके हस्बैंड नहीं है, इसलिए इनकी पूजा पाठ करते थे। ये पूरा सोने से तैयार करते हैं। जैसे ये पेंटिंग बनी वैसे के वैसे फेस्टिवल होता है। जो ब्लू कलर का आप देखो वो है गरीसर लेक, इनको वहाँ लेके जाते हैं, दर्शन करा के वापस लाते हैं। अभी तो 4 साल हो गए इनकी सवारी नहीं निकलता है। रीजन ये जो राजा शादीशुदा हो वो ही इनकी सवारी निकल। अभी जो राजा है भजन वाला चैतन्य राज सिंह, उनकी शादी नहीं हुई। शादी करेंगे बाद में इनको तैयार करके लेके जाएंगे। 4 साल हो इनकी सवारी नहीं निकली अभी। यह है शाही गणगौर माता। शाही यानी राज परिवार की गणगौर। गणगौर का पर्व शिव और पार्वती से जुड़ा है। यह विशेष रूप से सजी हुई गणगौर माता की प्रतिमा को सोने के आभूषणों से सजाया जाता है। त्योहार के समय राज परिवार की ओर से उनकी शाही सवारी निकाली जाती है। शोभा यात्रा इन्हें गड़ीसर झील तक ले जाती है। वहाँ कुछ दिन विधि विधान से पूजा होती है, फिर वापस महल में लाया जाता है। परंपरा यह है कि सवारी वही राजा निकालता है जो विवाहित हो। वर्तमान में राज परिवार के प्रतिनिधि चैतन्य राज सिंह अविवाहित है, इसलिए पिछले कुछ वर्षों से शाही सवारी नहीं निकली। जब तक सवारी नहीं निकलती तब तक गणगौर माता को इसी स्थान पर विराजमान रखा जाता है, इसलिए इसे शाही गणगौर कहा जाता है। नंबर 27 जैसलमेर मैप। अब ये जो आप देख रहे हो ना, आपको यहाँ से देखोगे तो इंडिया का मैप लगेगा आपको लुक लाइक, लेकिन ये इंडिया का मैप नहीं, ये पूरा फोर्ट का मैप है। इसको त्रिकुटगढ़ भी कहते हैं और त्रिकुट फोर्ट भी कहते हैं, मतलब घाघरा फोर्ट करके। क्योंकि अब ये देखो यहाँ से हम आए थे, ये किले का पहला गेट है, ये किले का दूसरा गेट, ये मोट का कुआं, ये जेल खाना जो अभी स्कूल में टेम्पल बना हुआ अंदर गए, दूसरा पूरा तीसरा गेट। ये वाला एरिया है ब्राह्मण कास्ट, जहाँ पर ये जो घुमट वाले जो भी आप देख रहे हैं ना, ये सब टेम्पल है। जैसे ये 7 जैन टेम्पल है, ये वाला चामुंडा माता टेम्पल है। ये है राजपूत कास्ट एरिया जहाँ राजा के सैनिक लोग ही रहते हैं, क्षत्रिय लोग। ये 80%, ये 20%। ये वेज है, ये नॉन वेज है। यहाँ जो हमें मैप देखने को मिलता है, दूर से देखने पर यह भारत का नक्शा लगता है, लेकिन वास्तव में यह पूरे किले का नक्शा है। इस किले को जैसलमेर किला और त्रिकुटगढ़ भी कहा जाता है, क्योंकि यह त्रिकुट पहाड़ी पर बना है। इसकी बनावट घाघरे लहंगे जैसी गोलाई में दिखाई देती है, जिसे हम देखकर यह अंदाजा लगा सकते हैं कि इस समय हम पूरे किले में कहाँ घूम रहे हैं। नंबर 28 महारानी कक्ष। सामने रखा है महारानी कक्ष। रानियां वहाँ पर सोती थी, रूम बना हुआ है। और ये रानियों के लिए अलग से, जो राजा की मेन वाइफ होते हैं उसको कहते हैं पटरानी, जो यहाँ पर बैठती लुड्डा है, चेस है, चौपर खेलने के लिए। और ये जो आप दृश्य देख रहे हैं, ये यहाँ की लोकल पब्लिक है। और कभी भी आप रानी के महल घूम रहे, कोई भी रानी की पिक्चर नहीं, क्योंकि पर्दा वर्दा चेहरा नहीं रहे। ये विंडो रहते थे रानी को हवा आने के लिए। सामने जो कक्ष है यह महारानी का निजी कक्ष माना जाता है। मुख्य रानी राजा की पहली पत्नी के लिए अलग बैठक होती थी। यहाँ लूडो, शतरंज और चौपर जैसे खेल खेले जाते थे। और जो जालीनुमा खिड़कियाँ यहाँ देखने को मिलती है वह रानियों के लिए बनाई गई थी, ताकि उन्हें हवा मिलती रहे और वे बाहर देख सके, लेकिन बाहर से कोई उनका चेहरा ना देख पाए। नंबर 29 रूप महल। देखो सर, ये जो आप सामने वाले देख रहे हो उसको कहते हैं रूप महल। रूप महल का मतलब है ओल्ड टाइम में रानियों का ब्यूटी पार्लर कक्ष, जहाँ पर रानियों को तैयार किया जाता था। और ये है लोक संगीत कक्ष, जहाँ पर रानियां नृत्य, मतलब एक तरह का डांसिंग रूम होता है, जहाँ पर सीखा जाता है। और ये जो अभी मैंने आपको बताया, ये देख लो, ये पुरानी दीवार, कोई सीमेंट नहीं, कोई चूना नहीं। सामने जो कक्ष है उसे रूप महल कहा जाता है। पुराने समय में यह रानियों का श्रृंगार कक्ष था, यानी एक तरह का शाही ब्यूटी पार्लर, जहाँ रानियों को तैयार किया जाता था। इसके पास ही लोक संगीत कक्ष है, जहाँ रानियां संगीत और नृत्य का अभ्यास करती थी। यह एक प्रकार का डांसिंग रूम था। और यहाँ की दीवारों पर देखेंगे तो पता चलता है कि इनमें सीमेंट का इस्तेमाल नहीं हुआ। यह पारंपरिक पत्थर की जुड़ाई से बनी है। और यहीं के आसपास प्रसिद्ध किला सोनार किला की शूटिंग भी हुई थी, जिसे सोना किला के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 30 खुफिया सुरंग। देखो सर, ये है ओल्ड टाइम का एक तरह का सुरंग, खुफिया रास्ता। ओल्ड टाइम क्या होता है, जब रानियों को इमरजेंसी बाहर निकलना हो तो इस सुरंग से ही निकल, एक तरह का खुफिया रास्ता, जहाँ से हम चलेंगे। आई सर, यहाँ पर पुराने समय की खुफिया गुफा भी देखने को मिलती है। आपातकाल की स्थिति में, जैसे हमला हो जाए या कोई संकट आ जाए, तो रानियां और राजपरिवार को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए किसी गुप्त रास्ते का उपयोग किया जाता था। यह सुरंग सीधे एक सुरक्षित स्थान तक जाती थी, ताकि दुश्मनों को पता भी न चले और राजपरिवार सुरक्षित निकल सके। नंबर 31 ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज। और यहाँ पर जो भी फोटो लगे, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो, जो अभी आप घूम कर आए हो, जैसे ये देख लो, ये छत्र आपने देखा, ये मैप देख लिया आपने,
ये सिटी पॉइंट देख लिया, ये छत्रपति यादव इनका फ्लैग है जब राजा यूज करने चल लगे, और ये ओल्ड टाइम का फोर्ट का गेट जो अभी तीसरा गेट है, उस टाइम पहला गेट था। यहाँ जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो लगे हैं वह किले के पुराने समय की झलक दिखाते हैं। इनमें जैसलमेर में जो भी स्थान देखने को मिलते हैं उनकी सभी ऐतिहासिक तस्वीरें यहाँ प्रदर्शित की गई है, और पूरे जैसलमेर की जो भी खास इमारतें हैं उन इमारतों का हम इन तस्वीरों में देखकर आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे जैसलमेर फोर्ट के रहस्य। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे मिलते हैं किसी अगली रहस्यमय वीडियो के साथ। धन्यवाद।